अब बताओ अगर आवाज आ रही है तो कंफर्म करो अगर आवाज आ रही है तो। हेलो हेलो, आ रही होगी ना यार अब तो। ठीक है। ठीक है। हाँ पहले नहीं आ रही होगी, वो माइक बंद था। हाँ तो मैं ये कह रहा था, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन टॉपिक पढ़ेंगे। वो तुमने पूरी कहानी नहीं सुनी होगी जो मैंने अभी बोला था। मतलब स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्वियसली मैथ्स का चैप्टर है। जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो 2-3 हफ्ते लगाकर पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हमारे। लेकिन ऑब्वियसली फिजिक्स के लिए हमें उतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। और ये जो टॉपिक है तुम्हारा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होगा। वही स्लो है बहुत ज्यादा। उत्सव सबके साथ इश्यू है या उत्सव के साथ ही है ये? बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर रिजोल्व करें, फिर कंटिन्यू करने का मतलब है। लो है काफी। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लियर है। स्लो का क्या मतलब है? स्लो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है। स्लो का क्या मतलब है? या तो वही स्लो होगी या हाई होगी। स्लो का क्या मतलब है? अब ठीक है वॉल्यूम। नेटवर्क इश्यू होगा, 2-4 मिनट रुको, फिर अगर फिर भी इश्यू रहेगा तो फिर देखते हैं, कुछ करते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था, फिजिक्स के लिए सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम के 2-3 लेक्चर के अंदर अंदर खत्म करेंगे इस टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत तुम्हारा केमिस्ट्री में भी काम आता है। जैसे मुझे पता नहीं अब केमिस्ट्री में तुम्हारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, लेकिन एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। हाँ पुलकित लीव कर सकता है अगर तुझे टॉपिक आता है तो। अगर तूने मैनन बैच में पहले से किया हुआ है तो लीव कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा था मैं? फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हारी एक इक्वेशन आती है, काफी इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पता नहीं किस चैप्टर में आती है, शायद गैसीय स्टेट में आती है, पता नहीं, मुझे इतनी केमिस्ट्री आती नहीं। लेकिन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नाम की इक्वेशन आती है। हो सकता है तुमने 9th-10th में भी पढ़ रखी हो या मोल कंसेप्ट में पढ़ रखी हो। आ गई है सर? ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ जो भी होती है वो। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमें बोल दिया जाता है कि पी और टी, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनाओ, तो वो जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। हालांकि सिंपल चीज है, वो तो तुम्हें वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बातें करेंगे। और स्ट्रेट लाइन की मदद से हमें हेल्प मिलेगी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ने में। क्योंकि फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन है वो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का इतना इंपॉर्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का भी नहीं है जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का है। तो डिफरेंशिएशन को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी आसानी होगी स्ट्रेट लाइन की मदद से। इसलिए स्ट्रेट लाइन ढंग से समझना क्या है। तो पहला सवाल तो मेरा वही है कि स्ट्रेट लाइन अगर कोई तुमसे बोल दे, मैं तुमसे बोल दूं कि स्ट्रेट लाइन सुनते ही दिमाग में क्या आता है, या अगर तुमसे कोई बोल दे कि स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करोगे। मुझे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, जो तुम समझते हो, जो हिंदी में इंग्लिश में कैसे मर्जी, लेमन टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगे किसी को। मान लो कोई राह चलता हुआ आदमी है, उसको नहीं पता स्ट्रेट लाइन क्या है, तो तुम्हें उसे बताना है। अ पॉइंट दैट वेंट फॉर वॉक, तो ये भी एक पॉइंट चला इस तरीके से, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेहा ने कहा 180 डिग्री, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। लाइन विच हैज नो एंड इन सेम पाथ, तो बच्चे अगर मैं इस कर्व को भी आगे पीछे बढ़ाता रहूं तो इसका कोई एंड नहीं है। y इक्वल टू साइन एक्स का हमने ग्राफ देखा था, उसका भी कोई एंड नहीं है। तो ये नहीं है ना कि एंड नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का कोई एंड नहीं होता, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हर कर्व, हर पाथ जिसका एंड नहीं है वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो उसकी प्रॉपर्टी है। समझ रहे बात? हाँ 180 डिग्री वाली एंगल बात होगी वो, ठीक है, वो कुछ हद तक सही है। एहसास ने कहा है इन्फानेट, नहीं इन्फिनिटी भी वो गलत गलत चीज है कहना है। मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ये उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो डेफिनेशन नहीं है उसकी। समझ रहे मेरी बात? लाइन अलोंग अ फिक्स डायरेक्शन, शिवानी लाइन की डेफिनेशन में लाइन यूज नहीं कर सकते ना। अगर कोई तुमसे बोल दे कि सेल को डिफाइन करो बायोलॉजी में, तो तुम लोग क्या बोलोगे? अ सेल इज कॉल्ड अ सेल। या अगर कोई तुमसे बोल दे कि प्रूव एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो लेट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस,
since LHS equal to RHS, hence LHS equal to RHS, hence proved. शिवानी, स्ट्रेट लाइन एक ही चीज होती है। और गलत भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या समझते हो, सही गलत कुछ नहीं है, लेकिन जो तुम गलत समझते हो एटलीस्ट मैं क्लियर करूंगा कि हाँ ये चीज गलत है, तुम सोच रहे हो तुम लोग, जो मन में आ रहा है जो समझते हो वो बोलो। अक्षिता ने कहा डिस्प्लेसमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, काफी हद तक सही है। अ लाइन विच हैज नो कर्व, अजय वही बात आ गई, लाइन की डेफिनेशन में हम लाइन यूज कर रहे हैं वर्ड, अ लाइन विच डोंट हैव ब्रेड्थ। यश, ब्रेड्थ तो इसकी भी नहीं है बच्चा, ये अगर पाथ है तो इसकी चौड़ाई तो है ही नहीं ना, तो लेकिन ये लाइन नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बाकियों से अलग नहीं बनाती उसे। नैन्सी ने कहा दो पैरेलल लाइंस, नैन्सी एक पैरेलल लाइन को डिफाइन कर रहे हैं हम, उसकी मतलब दो पैरेलल लाइन से एक लाइन को डिफाइन करेंगे, ये तो नहीं हुआ ना। और बताओ चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, साक्षी ये भी इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ कर्व है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, वो अच्छी बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे मैं दो तीन बार बोल चुका हूं, वो प्रॉपर्टी सिर्फ स्ट्रेट लाइन के पास नहीं है, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे अगर मैं मान लो तुमसे बोल दूं कि रेक्टेंगल क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, रेक्टेंगल चार साइड की क्लोज्ड फिगर है? नहीं, क्योंकि चार साइड की तो क्लोज्ड फिगर और भी होती है। तो रेक्टेंगल की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये कि वो चार साइड से मिलकर बनी हुई फिगर है और हर एंगल उसका 90 डिग्री है, तो हर एंगल 90 डिग्री है, ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, वो तो मैं अभी नहीं समझा सकता, क्योंकि उसके लिए डिफरेंशिएशन वगैरह हमें थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन लेमन टर्म्स में हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ, जो कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, बेसिकली वही, द शॉर्टेस्ट पाथ joining two points, the shortest path joining two points is called a line segment. ठीक है, क्योंकि ये चीज तुमने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, कि जैसे मान लो थोड़ी बहुत क्या पढ़ी ली होगी 9th 10th में, ए और बी पॉइंट है, ए से बी तक जाने के हमारे पास काफी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, काफी अलग अलग पाथ्स हो सकते हैं, लेकिन एक पाथ होगा जो शॉर्टेस्ट होगा, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसके अलावा। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इस शॉर्टेस्ट पाथ का नाम हम क्या रखते हैं, लाइन सेगमेंट। मैं बोल रहा हूं प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है, एक ऐसा कर्व जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट हो, लेकिन उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन मैं अभी नहीं लिख रहा, लेकिन ये डेफिनेशन भी गलत नहीं है, सही है। द शॉर्टेस्ट पाथ जॉइनिंग टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। अब उसके बाद तुम्हें पता है इन सब में फर्क पता है, बचपन से पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, हम जानते हैं लाइन सेगमेंट जो होता है वही होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है। अगर हम रे की बात करें तो रे का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंड पॉइंट हो। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर दिया, मतलब लाइन को डिफाइन कर दिया, वो एक ही बात है, बस उसको आगे प्रोड्यूस करना है दोनों तरफ से, तो वो लाइन बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात, बाकी वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, डेफिनेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला ऑब्वियसली। अब इस चैप्टर में हमारा मेन मुद्दा क्या है, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हम सबको पता है कि क्या होती है, एटलीस्ट हमें शब्दों में ना बोलना है, लेकिन आइडिया तो सबको है कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम मैथ्स की दो अलग अलग ब्रांचेस को एक साथ जोड़कर पढ़ना चाहते हैं। मैथ्स की जो सबसे बेसिक दो ब्रांचेस हैं वो है, एक तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं फिगर्स के बारे में, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीजें। कुछ नाम शायद तुम्हारे लिए नए हैं लेकिन वो धीरे धीरे सुन लोगे। या क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब चीजें, पॉइंट्स हो गई, ये सारा का काम ज्योमेट्री का पार्ट है। और दूसरी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब है मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्टेंट्स हो गए 1 2 3 -1 -3 -7.5, इस तरीके से। वेरिएबल्स हम जानते हैं एक्स वाई जेड, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स चैप्टर हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर हुआ,
या फिर प्रोबेबिलिटी हुआ या स्टैटिस्टिक्स हुआ, ये सभी अलजेब्रा के अंडर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स को अलग ब्रांच भी बना देते हैं कभी कभी, लेकिन ये सब अलजेब्रा के पार्ट है बेसिकली। और ज्योमेट्री तुम जानती हो, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, जैसा मैंने बोला। तो इन दोनों ब्रांचेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी इस चीज में हेल्प करती है, इन दोनों ब्रांचेस को इकट्ठा पढ़ने में। तो हमारा जो इस टॉपिक में फोकस है आज के और कल के लेक्चर में, वो यही होगा कि हम स्ट्रेट लाइन को अलजेब्रा से कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि मैंने जब y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कोस एक्स के तुम्हें ग्राफ बताए थे, तब मैंने एक बात बोली थी और मैंने कहा था कि ये बात याद रखना कि दुनिया की कोई भी इक्वेशन ले लो, एक्सेप्शंस मैंने कहा था वो भाड़ में गए, अभी काम नहीं है हमारा उसका। तुम दुनिया की कोई भी इक्वेशन ले लो, उसके लिए कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई कर्व होगा। तुम दुनिया का कोई भी कर्व ले लो, उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन होगी। तो हम वही करना चाहते हैं कि ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन तो है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को अगर हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना हो, नंबर्स की मदद से रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करें? ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? या अगर हमें इक्वेशन दी हो तो हमें पहचानना आता हो कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो उसके बारे में हमारा मेन फोकस है यहाँ पर। क्योंकि फायदा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री की कुछ लिमिटेशंस है। क्योंकि अगर मान लो तुम्हें दो लाइन के बीच में एंगल बताना है या कुछ भी बताना है, तो उसमें दिक्कत क्या आ जाती है, हमें वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट उसकी ज्योमेट्रिकल फिगर बनानी पड़ेगी। फिर हमारे पास एक्यूरेट टूल्स होने चाहिए एंगल वगैरह को मेजर करने के या लेंथ को मेजर करने के। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो, यानी अलजेब्रा जो है, वो हमारी मदद करता है उन चीजों को नंबर्स में कन्वर्ट करने में। जैसे सपोज करो, ये बोल दूं मैं, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब तुमसे बोल दिया जाए कि इनके बीच में डिस्टेंस बताओ। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लो मैं तुमसे चाहता हूं, मैं तुम्हें एक सवाल देना चाहता हूं कि तुम इनके बीच में डिस्टेंस मेजर करो, तो तुम ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते फिलहाल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन, लेकिन फिलहाल अगर तुम्हें मेजर करना है तो तुम्हें एक स्केल लेकर आना पड़ेगा। वो स्केल तुम्हें उस लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर तुम मेजर करोगे। दिक्कतें उसमें भी बहुत सारी हैं, क्योंकि स्केल जो है वो काफी हद तक सही आंसर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर देगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा, ऐसा कतई नहीं है। थोड़ा बहुत उसमें एरर रहेगा, 1% का, 2% का, 0.1% का। तो उस एरर की एक तो दिक्कत है। दूसरी बात, अगर तुम्हें इसको स्केल लेकर मेजर करना भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये लाइन कहीं तुम्हारे तक पहुंचानी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले एक धागा लेकर या कोई एक मार्कर लेना पड़ेगा जो कि इस पूरी लेंथ का हुआ। फिर वो मैं तुम्हें पोस्ट करूंगा, फिर तुम तुम्हारे घर तक पहुंचेगा। फिर तुम उसे स्केल से मेजर करोगे कि हाँ, इसकी लेंथ इतनी है। लेकिन अगर मुझे हमें कम्युनिकेट करना हो, मैं तुम्हें ये बोलूं कि इसकी लेंथ निकालो, तो तुम घर बैठ के अभी इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, तुम्हारे पास उसके टूल्स नहीं है। तो इसी वजह से लोगों ने क्या करा, इसको पूरे को उठाकर, इस लाइन को एक कार्टेशियन सिस्टम में उठाकर रख दिया। उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, इसको एक एक्स वाई प्लेन के अंदर रख देते हैं और हर पॉइंट को उसके कोऑर्डिनेट्स असाइन कर देते हैं, उसकी एक पोजीशन असाइन कर देते हैं। तो इसकी पोजीशन मान लो हमने असाइन कर दी 1,3, इसकी पोजीशन मान लो हमने असाइन कर दी 7, सपोज करो 4। तो पोजीशन असाइन करते ही हमारे पास इनकी लोकेशन डिसाइड होगी। उसके बाद हमने अलजेब्रा और ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत मदद लेकर एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। उस डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं हमेशा एंगल बता सकता, उनका बीच का डिस्टेंस बता सकता हूं। तो अगर मैं तुम्हें ये बात कन्वे कर दूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो तुम घर बैठे ही बिना इस लाइन के, ये लाइन तुम्हारे पास सामने भी नहीं बनी हुई और तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अपने को लाइन को ट्रांसपोर्ट करने की। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसकी लेंथ बता सकते हैं। तो अलजेब्रा में लेके जाके हमारे ये फायदे होने चालू हो जाते हैं। अब इसी तरीके से मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास दो लाइन है, इनके बीच में मुझे एंगल चाहिए, कितना एंगल बन रहा है। तो ये एंगल को मेजर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले एग्जैक्ट ये लाइंस अपनी नोटबुक में कॉपी करनी पड़ेगी और एग्जैक्ट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। फिर जो प्रोटेक्टर आता है, डी आता है, वो तुम रखोगे, उसको रखने में दिक्कतें आती हैं। अगर थोड़ा सा इधर उधर रखा तो एंगल में फर्क आ सकता है। उसमें भी फिर तुमने एंगल निकाला तो 60 डिग्री, 61 डिग्री, उसमें दिक्कतें आएंगी क्योंकि ज्यादा एक्यूरेट तो है नहीं वो, है तो वो भी फैक्ट्री में बना हुआ, उसमें भी एरर होगा, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है 1-2% की। लेकिन अगर मैं इसको अलजेब्रा में ले जाऊं और मैं एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ लूं, तो वो फॉर्मूला हमेशा एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास 2/7 है, इसकी वैल्यू बताओ, तो 2/7 तो हमारे हाथ में है ना कि हम कितने डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करें। जैसे अब स्केल है, मान लो स्केल ने कहा कि मैं इसकी कैलकुलेट कर रहा हूं, डिवाइड करने पर यहां पर आएगा। अब मान लो स्केल सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक ही एक्यूरेट आंसर दे सकता है, तो हम बाउंड हो गए ना उससे, कि जितनी एक्यूरेसी से स्केल बता सकता है उतनी एक्यूरेसी का हमें पता चल गया। लेकिन मान लो मुझे कैलकुलेशन इतनी सेंसिटिव है मेरी
कि मुझे 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो वो स्केल नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं डिवाइड करके बड़ी आसानी से बता दूंगा। मैं आगे फर्दर डिवाइड कर लूंगा इसको, कितना बनेगा, 60 बनेगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। जितने मुझे डेसिमल प्लेसेस चाहिए मैं वहां तक जा सकता हूँ। तो अलजेब्रा का फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन हमारे हाथ में आ जाती है। हमें कोई एक्सटर्नल टूल्स की जरूरत नहीं है। हम अपने कॉपी पेन दिमाग से काम कर सकते हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। तो इसलिए हम पूरी ज्योमेट्री को ट्रांसफर करना चाहते हैं अलजेब्रा में, या कह लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो एक ही बात है। तो वो हमारा इस पूरे 2-3 दिन का जो टॉपिक है उसका पूरा फोकस ये रहेगा हमारा। ठीक है। हालांकि एंगल निकालना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो भी तुम्हारा काम का नहीं है जहां तक मुझे लगता है फिजिक्स में। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं कि ये चीजें हम चाह रहे हैं। तो एक बार अगर अलजेब्रा में कन्वर्ट हो गया ज्योमेट्री, उसके बाद तो हमारे हाथ खुल जाते हैं। उसके बाद हम दुनिया जहान की बातें बता सकते हैं। मतलब एक छोटे से टॉपिक स्ट्रेट लाइन के बारे में हम 3 हफ्ते पढ़ लेते हैं। सर्कल होता है, एक सर्कल जिसमें कुछ नहीं, सेंटर और रेडियस है। इसके बारे में हम 2-2.5 हफ्ते पढ़ते हैं मैथ्स में, कि इसके बारे में अलग अलग चीजें बताते रहते हैं कि ये पता है तो ये बता देंगे, वो बता देंगे। और जिस कुछ चीजों के तो तुमने नाम भी नहीं सुने, तो वो सारा बेनिफिट कब मिल रहा है मुझे, अलजेब्रा की मदद से। लेकिन अलजेब्रा में भी कब मिल रहा है, क्योंकि जब सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो ज्योमेट्री से एक अच्छा पार्ट हमने उसकी प्रॉपर्टीज उठा ली, कि हम जानते हैं सर्कल का हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा। अलजेब्रा से हमने कैलकुलेशन उठा ली, तो वो हमारी एक तरह से आइसिंग ऑन द केक वाला काम करते हैं, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा काम दोनों तरफ से आसान हो जाएगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो वैसे ही बस बता रहा था कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं। तो इसके बारे में लिखो। क्या दिक्कत है यार इसके साथ। A linear equation in x and y, a linear equation in x and y always represents a straight line. ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हमेशा ध्यान रखना हर कर्व के लिए इक्वेशन होगी। हम बता सके ना बता सके वो हमारी लिमिटेशन है, वो हमारी कमी है, कि मान लो हमें नहीं बताना आ रहा तो हमें उतनी मैथ्स नहीं आती कि हम इक्वेशन बता सके, लेकिन इक्वेशन जरूर होगी। तो हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हमेशा क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन, इसमें एक्स और वाई में। और एक लीनियर इक्वेशन है तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को, वाइस वर्सा। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन की, दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे हम क्या कहते हैं कि अगर तुमने एपी चैप्टर पढ़ा, जैसे एपी चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा कि दुनिया की कोई भी एपी हो, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एपी चेंज करोगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ए चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। किसी भी एपी की, दुनिया की कोई भी एपी उठा लो, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला देखने में उसकी शक्ल जो होगी वो a प्लस एन माइनस वन डी वाली होगी। वैसे ही हम बात करना चाहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि अगर हम दुनिया की कोई भी स्ट्रेट लाइन उठा लें, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस में से, तो दुनिया की हर स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो देखने में इसके जैसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतनी बात। ये कैसे आया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन करें, लीनियर इक्वेशन का मतलब तुम जानते हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन हो। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर वन है, वेरिएबल वाई उसकी हाईएस्ट पावर वन है, और कांस्टेंट टर्म सी। यहां पर एबीसी जो है वो अननोन से, उनकी वैल्यू हमें नहीं पता। स्ट्रेट लाइन को फिक्स करेंगे तो एबीसी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। जैसे एपी है, एपी में क्या होते हैं, ए एन डी वेरिएबल होते हैं, अननोन्स होते हैं, वेरिएबल तो नहीं, अननोन्स होते हैं। एपी को फिक्स करते ही ए और डी फिक्स हो जाता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन के बारे में होगा। जैसे ही हमें स्ट्रेट लाइन हमने फिक्स कर दी, एबीसी की वैल्यू अपने आप फिक्स हो जाएगी कि ये उसकी वैल्यूज है उनकी। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं हम। इसके बाद अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसी नहीं है ना कि मैं तुम्हें बोल दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन बताओ। इसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, तभी हम उसकी इक्वेशन बता पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन देने के या पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हमें कुछ पता होगा
तभी हम उसकी इक्वेशन हम बता सकेंगे। तो जो इंफॉर्मेशन है ना कि स्ट्रेट लाइन ऐसी इस पॉइंट से पास कर रही है, इतना एंगल बना रही है, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। तो इंफॉर्मेशन देने के या बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो वो अलग अलग फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। जैसे पहला पढ़ेंगे, लिखो, हेडिंग डालो डिफरेंट, लिखो मतलब समझो, अभी लिखना नहीं है। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें भी एक बात का ध्यान और रखना, यहां पर एक चीज लिख लेना, ए एंड बी, ए और बी एक्चुअली कैन बी जीरो बट नॉट साइमल्टेनियसली। मतलब यहां पर सिर्फ ए जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो स्ट्रेट लाइन है। अगर सिर्फ बी वाई जीरो हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए, तो अगर ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, तो एक्स और वाई की टर्म गायब होगी। मतलब लीनियर इक्वेशन तो बची नहीं ना, अब तो सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट बचा, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई का कोफिशिएंट जीरो हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी कैन बी इक्वल टू जीरो बट नॉट साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकते, एक टाइम पर एक ही हो सकता है। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें पहले अपने पास आती है 2.4। 2 पॉइंट फॉर्म होपफुली नाम से समझ गए होगे कि इसमें हमें क्या दिया होगा। 2 पॉइंट फॉर्म में हमें लाइन के ऊपर लाई करने वाले कोई भी रैंडम 2 पॉइंट दिए होते हैं। जैसे लिखो इसके बारे में, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो ये सारा का सारा काम हम कार्टेशियन प्लेन में कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में कर रहे हैं। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1। मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मान लो तुम्हारे पास ये एक पॉइंट दिया हुआ है a नाम का, यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है b नाम का, a के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, वो गिवन है, बस फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, x1 y1 गिवन होगा हमें, और b पॉइंट हमें गिवन है x2 y2। तो अगर हम दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, पक्की बात है बनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। तो उस स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, उसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते होंगे एक्स और वाई की टर्म्स में। तो वो इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला है। तो वाई वेरिएबल है, वाई एलिमिनेट नहीं होगा, वाई रहेगा इक्वेशन में। ठीक है, वाई में से पहले y1 माइनस करोगे इक्वल टू इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करोगे y2 माइनस y1 अपॉन इसके x कोऑर्डिनेट में से इसका x कोऑर्डिनेट माइनस करोगे x2 माइनस x1, और इनटू में जिसका y कोऑर्डिनेट माइनस हुआ है उसी का x कोऑर्डिनेट यहां पर माइनस होगा। जल्दी से नोट करो, फिर एक आध एग्जांपल करके देखते हैं इसके ऊपर, और कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। नोट करो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो। सर इसका यूज कहां होगा, बता तो दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर पीवी और टी का ग्राफ बनाने को बोल दे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसमें v और t का ग्राफ निकालने को बोल दे, धृति यहां पर x और y जो है लाइन के ऊपर लाई करने वाले किसी रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो x, y है ना, x और y, तो इस लाइन के ऊपर क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से अगर हम कोई भी रैंडम पॉइंट उठाएं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये x, y। मतलब कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो इस लाइन के ऊपर 2,7 पॉइंट है, मान लो ये जो लाइन है वो 2,7 पॉइंट से पास कर रही है,
तो x की जगह अगर हम 2 पुट करें और y की जगह 7 पुट करें तो वो अपने आप लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। वो करके दिखाऊंगा अभी, एग्जांपल से बताना थोड़ा आसान होगा। और बोलो अगर डाउट है तो। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी ब्रांच में आती है? ट्रिग्नोमेट्री खुद अपनी ब्रांच है एक। So 2.9 की definition. The equation of the straight line passing through the points x1, y1 and x2, y2 is, और बाद में ये फॉर्मूला y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, और पूरे को मल्टीप्लाई किया है हमने x minus x1 के साथ। जल्दी से नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो। y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। x माइनस x1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना भाई, इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में है। चलो क्वेश्चन लिखो, थोड़ा उससे फॉर्मूला यूज करना आएगा और थोड़ा और क्लियर होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through the points A minus 4, 3 and B 2, 7। या एक काम करो, मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, 2, 15। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। सबसे पहले तो तुम्हें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या आएगी, पीछे जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसका यूज करना है। ऑल्सो चेक whether the line passes through the point पॉइंट है अपने पास 8, 27। अब तुम्हें चेक करके ये भी बताना है कि वो जो लाइन है वो 8, 27 से पास करेगी या नहीं करेगी, लाइन की इक्वेशन और लाइन इस पॉइंट से पास करेगी या नहीं। करो, ट्राई करो अपने आप, फॉर्मूला लिखवा दिया, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, करो कोशिश करो। आगे सर कह रहे थे कि दिस संडे इज टेस्ट। हर्षवर्ध भाई पता नहीं, मुझे अभी पता नहीं है टेस्ट है या नहीं है। अगर होगा टेस्ट तुम्हारा तो सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री। ले उत्सव जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें शुरू के 2 हफ्ते पढ़ाई थी वो आएगा सिलेबस में, अगर टेस्ट है तो तुम्हारा। बाकी मुझे पता नहीं है टेस्ट है या नहीं। जल्दी से निकालो भाई इक्वेशन, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं बस। -4, 3 और 2, 15 ये 2 पॉइंट्स हैं।
हाँ नया -4 को x कोऑर्डिनेट, 3 को y कोऑर्डिनेट लेना है। इनमें से एक x1 होगा, एक y1 होगा। -4 x1 और 3 y1। नहीं अक्षिता ये नहीं आएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ एक साथ। कुछ नहीं करना, मैं फॉर्मूला दोबारा ले देता हूँ ताकि मेरे लिए समझाना भी थोड़ा आसान हो जाए। फॉर्मूला ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपोन में था x2 माइनस x1 और पूरे के साथ मल्टीप्लाई था x माइनस x1। ठीक है इतनी बात। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं। x और y तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो बचेगा बचेगा, उसकी हमें टेंशन नहीं रहेगी। तो y माइनस y1, y1 का मतलब क्या है, पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 15 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 3। तो ये बनेगा 15 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या मिलेगा, 2 माइनस माइनस 4 और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1। x1 का मतलब पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x1 का मतलब होता है पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x2 का मतलब दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट y1, इसका y कोऑर्डिनेट y2। ये काम बंद कर लिया हमने। इसको सिंप्लीफाई कर लो। y माइनस 3 इज इक्वल टू 15 में से 3 गया 12, 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा। साथ में मिलेगा x प्लस 4। 12 अपॉन 6 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहां से आया y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 11। तो ये जो x और y में इक्वेशन आई है ना, लीनियर इक्वेशन, ये ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब इसने कहा है कि चेक करो कि ये वाला पॉइंट, ये जो वाला जो पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं एक काम करता हूं, 8,27 पॉइंट पुट करके देख लेता हूं। अगर मैं 8,27 पुट करूंगा तो y की जगह 27 पुट करेंगे और x की जगह क्या पुट करेंगे, 8। तो सोल्व करो क्या बनेगा, 27 इज इक्वल टू 16 प्लस 11 आएगा, मतलब 27 इक्वल टू 27 आएगा। एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट 8,27 lies on the straight line AB। ठीक है इतनी बात। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई ना करता, मान लो यहां पर ये आया था कि 5 इक्वल टू 12, तो 5 12 के इक्वल नहीं होता ना, मुझे पता है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। तो हम बता सकते हैं बड़ी आसानी से अब कि कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा और कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। बस इक्वेशन में पुट करके देखने की जरूरत है बस। ठीक है इतनी बात। चलो एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अब एक क्वेश्चन और तुम ट्राई करो। इसमें कोई डाउट होगा तो एक बार खुद समझने की कोशिश करो, नहीं तो मैं अभी बैठूंगा तब डाउट पूछना उसमें। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। passing through the points A -2, -3 and B 4, 7।
या कह लो 4,-7. Also check whether this line passes through the point C 0,2. तुम्हें चेक करना है कि ये जो लाइन है वो 0,2 से पास करेगी या नहीं करेगी, और लाइन की इक्वेशन क्या होगी. किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो. करो जल्दी से. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस. नहीं, अगर ना भी लिखी हो तो इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकाल लेंगे अपने. इक्वेशन निकालने में पॉइंट के तो कोई जरूरत है ही नहीं ना. पॉइंट तो जब लाइन आ गई तब हम उसमें पुट करके देख रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. नहीं राहुल, ये नहीं आएगा. या मैं गलत निकाल रहा हूँ? नहीं, तुम लोग गलत निकाल रहे हो. नहीं हर्षवर्ध, ये नहीं होगा. शिवानी नहीं. पॉइंट है -2, -3 और 4, -7. कैलकुलेशन चेक करो अपनी. यश, एक्स ही नहीं है भाई तेरी इक्वेशन में. एक्स ही गायब है तेरी वाली में. नहीं नेहा, एक्स और वाई दोनों आएंगे इक्वेशन में. 2x + 4 का क्या मतलब है? शायद ठीक है यश, मुझे भी देखना पड़ेगा. 2 टर्म तो ठीक है, तीसरी देखनी पड़ेगी मुझे. नहीं नैन्सी, ये नहीं होगा. चलो चेक करते हैं. कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? y - y1. y1 का मतलब पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो. y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1. इसके y में से इसका y सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय x2 - x1. ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x - x1 के साथ. बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं. तो ये बनेगा y + 3 इज इक्वल टू -7 + 3 होगा माइनस का 4. 4 + 2 होगा 6. ये बनेगा x + 2. ठीक है इतनी बात. तो ये आ गया y + 3 इक्वल टू 2 से 2 काटोगे तो ये बचेगा माइनस का 2/3 x + 2. ये वाला 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3y + 9 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस का 4. सबको उठाकर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा 4x. सॉरी मैंने गलती कर दी. ये बनेगा 3y + 9 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 4. तो सबको उठाकर इधर शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा 2x + 3y + 13 इक्वल टू 0. ठीक है इतनी बात. अब मुझे चेक करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है सी पॉइंट से, सी पॉइंट क्या है 0,2, इससे पास कर रही है नहीं कर रही. तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट उठाकर पुट कर दूंगा. तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे. तो ये बनेगा 2 × 0 + 3 × 2 + 13 इक्वल टू 0. तो ये आ गया 0 + 6 + 13 इक्वल टू 0. तो यहां से आया 19 इक्वल टू 0. ऑब्वियसली ये गलत है ना. 19 0 के इक्वल तो होता नहीं. मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. अगर पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई नहीं करेगा. दिस इंप्लाइज दैट C does not lie on the line AB. जल्दी से नोट करो, कुछ पूछना है तो पूछो. किसी को अगर कोई दिक्कत है तो.
और नोट हो जाए तो डन लिख के भेजो जल्दी से। सर y2 कैसे लिया? y2 कैसे लिया मतलब? y2 जो है वो उस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, वो -7 है। वो -7 की वैल्यू पुट कर दी बस यहाँ पर, जहां y2 लिखा हुआ है फॉर्मूले में वहां -7 पुट कर दिया। y1 का मतलब है पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सॉरी x पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, वो -3 है, तो जहां पर y1 दिखा वहां पर -3 पुट कर दिया। लास्ट स्टेप में तो कुछ नहीं करा, x की जगह 0 पुट करा है, 2 इंटू 0, 3 इंटू y का मतलब 3 इंटू 2 प्लस 13, सोल्व करके 19 इक्वल टू 0 आ गया। और 19 इक्वल टू 0 ऑब्वियसली गलत है, तो इसका मतलब पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको। हो गया ना नोट सबका? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं अब अपने स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें 2-3 अलग-अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्री की भी बात होगी, उसमें फॉर्मूला भी आएगा, उसमें ज्योमेट्री का भी थोड़ा बहुत यूज होगा, तो ध्यान से देखना किस बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगला जो टॉपिक है उसका नाम स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे फिजिक्स में तुम क्या करते हो, फिजिक्स में अगर हमें बार बार फाइनल वेलोसिटी बतानी हो काइनेमेटिक्स में, तो उसको हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। टाइम बताना हो तो उसको t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ताकि बार बार बोलना ना पड़े टाइम, या लिखना ना पड़े। वैसे ही अगर स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में हमें बात करनी हो, तो नॉर्मली स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से, स्मॉल m से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जब भी तुम बात कर रहे हो स्ट्रेट लाइन के बारे में और m लिखा जाए, तो m उसका स्लोप है बेसिकली। तो अब इसका मतलब देखते हैं कि स्लोप का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें लिखो द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x for a straight line is called its slope। कहने का मतलब क्या है हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं, जैसे मान लो मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान ली y इक्वल टू 2x प्लस 3। x और y में एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो मैं x की वैल्यू पुट कर करके देखता हूँ, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी 3 आएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 5 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू आएगी 7। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं, तो y की वैल्यू आएगी 9। जैसे जैसे x को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे y में चेंज आ रहा है। चेक करो, यहां पर हमने x में कितने का चेंज किया? +1 का। तो y में कितने का चेंज आया? +2 का। दोबारा मैंने x में चेंज किया +1 का, x इक्वल टू 1 था, +1 किया तो +2 आ गया। तो y में कितने का चेंज आया? 7 माइनस 5 +2। फिर दोबारा मैंने x में चेंज किया +1 का, तो y में चेंज आया +2 का। तो बार बार जब हम x में चेंज कर रहे हैं, तो उससे y में चेंज आ रहा है। तो x में चेंज करने से y में चेंज आने की जो स्पीड है, जो रेट ऑफ चेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज निकालने का तरीका क्या है कि y में कितना चेंज आया ओवर x में कितना चेंज आया। तो यहां से हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला आ गया। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखते देखो, इसको ज्योमेट्रिकली दिखाता हूं तुम्हें क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है,
ठीक है, इतनी बात। इस कार्टेशियन प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इतनी बात। अब इसके ऊपर मैंने रैंडम 2 पॉइंट ले लिए। पहला पॉइंट तो मेरे पास ये है ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी नाम का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चलूं, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ऑब्वियसली x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना होगा कि कितनी स्पीड से चेंज आया, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कि y फाइनल माइनस y इनिशियल, तो वो चेंज इन y आ गया, ओवर चेंज इन x। पहले x1 था, बाद में x कोऑर्डिनेट x2 हो गया, तो x में कितने का चेंज आया, x2 माइनस x1। तो चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा, और वो किसके बराबर होगा, स्लोप के। तो ये तो स्लोप की डेफिनेशन थी। अब लोगों ने क्या करा, इसको बाकी चीजों से रिलेट करना चालू करा। बाकी चीजों से कैसे रिलेट करना चालू करा वो देखो। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अब इसके बाद परपेंडिकुलर वगैरह गिराने चालू करी। जैसे ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं, सिंपल सी ज्योमेट्री है वैसे तो, ध्यान से देखोगे तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये फिगर बना ली मैंने, ठीक है, इतनी मत। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं। y कोऑर्डिनेट मैं जानता हूं x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, y1 आएगा, ये छोटे वाला। ये बड़े वाला डिस्टेंस कितना होगा, y2। ये बड़े वाला y2 है, ये छोटे वाला y1 है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, इतनी बात। ये जो डिस्टेंस है वो x2 है। किसी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। ये x2 है और ये x1 है। तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। ये पूरा x2, उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बचा, x2 माइनस x1। इतना काम हुआ। अब और चीज ध्यान से देखो। अब ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल भी थीटा है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्स एक्सिस काट के जा रही है, ट्रांसवर्स लाइन, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब तुम चेक करो कि अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं, तो y2 माइनस y1 जो है वो थीटा के सामने वाली साइड है, मतलब परपेंडिकुलर है। और x2 माइनस x1 जो है वो थीटा के साथ वाली साइड है, मतलब बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये चीज हमें याद रखनी है। तो बेसिकली क्या है, मैं तो दोबारा थोड़ा रिपीट कर देता हूं। स्लोप का मतलब है किसी भी लाइन में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x को चेंज करने से y कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अगर थोड़ा कम भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना, मेडिकल वालों तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है। समझ लो तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैथ्स में काम करना आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला रट लो डायरेक्ट। तो ज्योमेट्री का यूज करके हमने चेक करा कि ठीक है, स्लोप इसके बराबर तो है, लेकिन ये जो चीज है वो टेन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये सब चीजें आपस में बराबर होंगी। तो किसी स्ट्रेट लाइन में या तो तुम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोल लो, स्लोप बोल लो उसे, टेन थीटा बोल लो उसे, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये चारों पांचों चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इतनी बात। और यहां पर थीटा जो है वो क्या है, थीटा लाइन द्वारा x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है। तो उस बात को भी लिखेंगे, यहां पर तुम लिखोगे थीटा जो है ये है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द पॉजिटिव x एक्सिस। याद है ना, बताया था एंगल हमेशा कहां से मेजर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था एंगल को हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर करना चालू करते हैं। और कौन सी डायरेक्शन में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि एंगल पॉजिटिव आए। तो द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड द पॉजिटिव x एक्सिस मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हमारे पास थीटा है। और अगर मैं उस थीटा का टेन थीटा ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा स्लोप। अब ये अलग अलग फॉर्मूले पढ़ क्यों रहे हैं,
क्योंकि इंफॉर्मेशन देने के कई तरीके हो सकते हैं। अब मान लो उसने हमें पॉइंट्स नहीं दिए, या मान लो पॉइंट्स दे दिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा स्लोप के लिए, लेकिन मान लो उसने पॉइंट नहीं दिया, हमें एंगल दे दिया। अब एंगल दिया है तो ये वाला फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं ना, पहले वाला। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? टेन थीटा वाला। तो दोनों में से एक फॉर्मूला लगाना होगा। अगर पॉइंट्स गिवन होंगे तो ये वाला पहले वाला, अगर एंगल गिवन होगा तो टेन थीटा वाला। इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं और फिर तुम्हारे जो डाउट होंगे वो पूछ सकते हो। फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining the points A -4, 3 and B -2, 0। अगर मैं A और B पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तुम्हें उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताने कितना आएगा, जल्दी से सोल्व करके बताओ। और जो ये अभी पढ़ाया है इसमें कोई डाउट है, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं यश, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस नहीं कर रहे, लाइन को लाइन से कैसे डिवाइड करेंगे? जितना चेंज आया वाई में ओवर चेंज जितना एक्स में आया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं यश, तुझे क्या एक्सप्लेन करूं बच्चे, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तो तू चैट में लिखने में बिजी है, तेरा ध्यान ही नहीं है उसमें। दो दो तीन तीन लाइनें तो तू लिख के भेज दे रहा है मुझे, तो पढ़ने में कहां ध्यान था तेरा? एक काम करना, लेक्चर दोबारा देखना जब अपलोड होगा। नोट करने के लिए मैं तुम्हें मना करता हूं कि नोट मत करो, ताकि बोर्ड पर ध्यान दे सको। तू दो दो तीन तीन लाइनें टाइप करने में बिजी है, तो ध्यान कहां है तेरा फिर? आंसर देखते हैं, मुझे भी निकालना पड़ेगा, एक बार निकाल लो। और किसी को कोई टॉपिक कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो पूछ लो। बाकी मेडिकल वालों ज्यादा टेंशन ले मत लेना, और नॉन मेडिकल वालों भी, क्योंकि चीजें हमें दोबारा पढ़नी है। तो अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो फॉर्मूला रट लो बस, कि फॉर्मूला ये होता है, समझ लो तो बहुत बढ़िया। सर प्लीज एक्सप्लेन x2 माइनस x1 कैसे आया। धृति, यहां पर हम ये काम कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो एक्चुअली क्या है, जो ये वाला डिस्टेंस है, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला आएगा। और ये डिस्टेंस कितना आएगा? x1। बी पॉइंट का एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस है। ये कितना आएगा? x2। जो बी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। जो ए पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अगर ये पूरा x2 है तो रेक्टेंगल है ना ये, तो ये वाला डिस्टेंस भी x2 है। ये पूरा x2, ये x1 माइनस कर दिया तो ये कितना बचा? x2 माइनस x1। ये पूरा x2 है, उसमें से x1 सेपरेट कर दिया तो x2 माइनस x1। ये काम किया हमने। तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सवाल है, स्लोप निकालना है अपने को। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट सेपरेट कर देंगे, 0 माइनस 3। इसके x में से इसका x माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? ऊपर बचेगा माइनस का 3, नीचे बचेगा माइनस का 2 प्लस का 4 यानी 2। तो ये स्लोप का आंसर आ गया। अब स्लोप नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? स्लोप नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव है। रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होने का मतलब y बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, कि जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं y कम हो रहा है। इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग होगा, फिगर कैसी बनेगी, वो सब बातें हम कल करेंगे। एक आध सवाल और करके देख लेते हैं ताकि जितना पढ़ा है वो अप्लाई करना आ जाए। फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन which makes an angle of 120 degree with the positive x axis। एक लाइन है जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमसे वो पूछा जा रहा है कि स्लोप बताओ उसका कितना आएगा।
सोचो, बताओ कितना आएगा, जल्दी से आंसर दो। शिवानी कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यश, राहुल का सही है। जो आज वाला लेक्चर है वो तुम्हें थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर पहले से नहीं है, तो ये इसको पहले डाउनलोड वगैरह करके एडिट वगैरह करवाना पड़ेगा पूरा काम। तो ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें कल तक मिलेगा, ये हो सकता है आज भी मिल जाए, लेकिन नेहा कैलकुलेटर का यूज करना बंद कर। एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं होता। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल काम है। स्लोप, अब देखो एंगल दिया हुआ है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, टेन थीटा वाला, तो टेन 120 डिग्री। अब ये तो एक तरह से बाहर आ गया ना, जितना हम जानते हैं उससे तो बाहर चला गया, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 90 इन पर वैल्यू, लेकिन 120 पर निकालनी सिखा रखी है। क्या करेंगे इसे, 120 डिग्री को हम लिख देंगे 10, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, लिख सकते हैं। 10 180 माइनस थीटा हम जानते हैं कितना होता है, माइनस का 10 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पूरा बताया हुआ है। 10 60 डिग्री √3, तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3, ये आंसर है अपना। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। बस एक चीज और बता दूं, फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे। तुम चेक करो, जब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी थी, तो यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो ये हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, स्लोप लिख रहे हैं। तो कल इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज बता रहा हूं क्योंकि आज सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लाइन की इक्वेशन में आ रहे हैं, और असल में इसी का नाम है स्लोप। तो वो बारे में कल बात करेंगे, ये नोट करो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगर नोट हो गया और डाउट नहीं है तो क्लास लीव करके जा सकते हो। बाय, कल मिलेंगे, और नोट्स रिवाइज करके आओगे ढंग से। अभी क्लासेस खत्म होने के बाद सारी क्लासेस नोट्स फिर दोबारा पढ़ोगे, क्वेश्चन दोबारा करके देखोगे, और कल की क्लास अटेंड करने से पहले फिर नोट्स रिवाइज करोगे। एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में एटलीस्ट 2 बार नोट्स रिवाइज करने जरूरी है। सर 0.71 रॉन्ग है आंसर उसका। नहीं, मैं क्या जवाब दूं, तू कैलकुलेटर यूज करिए पहली बात तो, दूसरी बात हाँ ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि तूने जब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करी होगी तो उसमें रेडियन में एंगल ले रहा होगा वो, तो 120 जो तूने पुट किया होगा वो रेडियन में बता रहा होगा, जो मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है। और अगर कैलकुलेटर से ही बताना है फिर मैं तुमसे पूछ क्यों रहा हूँ, फिर पढ़ाने का और पढ़ने का फायदा क्या है। नीट के एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, फिर क्या करेगी। अगर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है, छोटी से छोटी कैलकुलेशन है, अपनी खुद की प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो टेस्ट में गलतियां होंगी, कोई चैप्टर अगर आता भी होगा तब भी सवाल गलत करके आओगे। तो कैलकुलेटर तो 2 साल बिल्कुल छूना भी नहीं है, कुछ भी हो जाए। चलो भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, अगर किसी का कुछ बचा हुआ है तो जल्दी से रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो जल्दी से।